नमस्कार, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की फ्रांस की क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन। इसके पहले हमने 2 वीडियो ला चुके हैं जहां हमने फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो सब हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लीजिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझने में आसानी होगी। आज हम पढ़ेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन कैसे हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की टू बिकम रिपब्लिक। कैसे हुआ ये भी? फ्रांस एकदम जो जहाँ पे मोनार्की थी, राजा का शासन था, राजशाही थी, वो वहाँ से हट के गणतंत्र वाला देश कैसे बन गया। देखो, फ्रांस में दिन प्रतिदिन खाने के भाव बढ़ते जा रहे थे, चाहे पाव रोटी हो या कुछ भी, हर प्रकार के खाने के भाव जो है बढ़ते ही जा रहे थे। तो भाई उससे लोग भी परेशान थे, महिलाएं भी परेशान थी। महिलाएं लंबी लंबी लाइन लगाती थी बेकरी के आगे पाव रोटी खरीदने के लिए। महिलाएं एक दिन इतना गुस्सा होगी, इतना नाराज होगी, एक तो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, ऊपर से महिलाएं जो काम कर रही वो सही से हो नहीं पा रहे, पाव रोटी महिलाओं को खाने के लिए नहीं मिल रही है। तो महिलाएं लंबी लंबी लाइन लगा रही है बेकरी के सामने जाके। तो एक दिन महिलाएं होगी गुस्से में आने के कारण उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मार्च निकाला, बहुत ही बड़ी रैली निकाली। देखिए यहाँ पे महिलाएं जो है 5 अक्टूबर 1789 को महिलाओं ने बहुत बड़ी एक रैली निकाली। और ये सब महिलाएं, देखिए महिलाएं जा रही है ना, ये सब महिलाएं गई इस व्यवसाय के पैलेस में जाके धावा बोल दिया। देखिए यहाँ पे एक बहुत फेमस कहानी है कि यहाँ पे जो पैलेस है, पैलेस में सभी महिलाएं जब एंटर हो गई थी तो यहाँ की जो रानी थी जिनका नाम मैरी एंटोइन था, वो बालकनी से खड़ी होकर देख रही है और अपने दासी से पूछती है, जो उनकी दासी थी, सेविका थी, उससे पूछती है कि ये सब महिलाएं यहाँ पे क्यों आ रही है। तो दासी कहती है कि इनको खाने के लिए पाव रोटी नहीं मिलती। तो रानी हंसती है और कहती है कि अरे पाव रोटी नहीं मिली तो क्या हुआ, बोलो इनको केक खा ले। मतलब आप सोचिए कि रानी को कुछ पता ही नहीं कि केक महंगा होता है या पाव रोटी महंगी होती है या किसका क्या भाव है, कुछ उसको अता पता नहीं है, उसको अपने हिसाब से मतलब है। और राजा मजे में, रानी भी मजे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब महिलाएं गई और यहाँ पे जाके राजा से कहा। देखिए पहले जो फ्रांस की जनता थी उनको क्या लगता था कि जो लुई 16 राजा है वो क्रांति के फेवर में है, मतलब लुई 16 चाहता है कि क्रांति हो। तो इन सब महिलाएं गई वहां पे, यहाँ पे जाके धावा बोल दिया और यहाँ के राजा और उसके सारे परिवार से कहा कि देखिए आप अभी हमारे साथ पेरिस चलिए, जो कि फ्रांस की राजधानी है। पेरिस चल के यहाँ पे जो एक ट्यूविलिए महल है, इस महल में आप रहिए। देखिए ये कहा शानदार महल और ये कहा एकदम महल, इस छोटे से आप इस महल में आके रहिए ताकि आपको भी पता चले कि फ्रांस के लोगों की कैसी स्थिति है, वास्तविक स्थिति कैसी है, आपको पता चले। तो सभी स्त्रियां गई, यहाँ पे जो राजा था यहाँ इसको लेके, इस बहुत ही शानदार इस व्यवसाय के पैलेस से लेके इसको ट्यूविलिए के महल में लेके आ गई। और अब राजा का स्थान यहीं पे बन गया, अब यहीं पे राजा रहने लग गया। अब आते हैं असल बात पे। देखिए राजा पेरिस में आके रहने तो लग गया था, लेकिन भाई राजा तो राजा था, वो अपने पड़ोसी देशों से, चाहे पर्सिया हो गया या फिर जो ऑस्ट्रिया हो गया, इसके जो पड़ोसी देश, देखिए ये है यहाँ पे फ्रांस है, ये यहाँ पे ये फ्रांस है, ठीक है ना, यहाँ पे फ्रांस है, ये फ्रांस जो है, यहाँ पे ये पर्सिया है, पर्सिया से फिर ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का किंगडम है। ये जो इसके पड़ोसी देश थे ना, स्विट्जरलैंड वगैरह, इन सबसे सेटिंग करने लगे कि भाई देखो आप सभी मिलके ना फ्रांस पे आक्रमण करो और यहाँ पे जो सरकार बनी हुई है उसको मिटा दो, वापस से जो है राजा का शासन ला दो। तो इस प्रकार की इसकी जो गुप्त बातें जो है चल रही थी इस लुई 16 की, ठीक है। पर्सा के वजह से हो गया। ऑस्ट्रिया तो इसके जो साले साहब थे, मतलब जो मैरी एंटोइन थे उसके भाई ऑस्ट्रिया के किंग थे, तो वहां पे इसकी बातें चल रही थी। अभी जो दूसरे देश के पड़ोसी देश के शासक थे ना, उनको भी चिंता थी कि यह जो फ्रांस में हुआ है कि एकदम राजा का शासन उखाड़ के फेंक दिया, कहीं हमारे यहाँ पे भी जनता ऐसा ना कर दे, तो उनको भी क्या थोड़ी बहुत चिंता थी। तो अभी ये सब लोग राजा प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे जैसे करके फ्रांस में जाके हमला करे और वहां की जो सरकार है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसको उखाड़ के फेंक दे। तो ये सब प्लानिंग चल रही थी। तो लुई 16 क्या भाई, जो पर्सा के राजा और वगैरह उन सब देशों के राजा से बात चल रही थी, पड़ोसी देशों के राजा से बात चल रही थी। पड़ोसी देश भी चिंतित थे कि भाई कहीं हमारे यहाँ पे भी ऐसी स्थिति न हो जाए। अभी क्या हुआ कि अप्रैल 1772 में भाई साहब, एक तो पहली बात तो ये कि भाई वहां की जो सरकार थी, जो नेशनल असेंबली थी, उसको पता चल गया कि ये लुई 16 जो है ये मिल के हमारे खिलाफ युद्ध की चालाकी कर रहा है, ये युद्ध करा रहा है। लुई 16 चाहता है कि भाई ये युद्ध हो जाए, है कि नहीं। तो अभी नेशनल असेंबली को भाई भी युद्ध तो करना ही करना है कि नहीं। और पर्सा ऑस्ट्रेलिया भी युद्ध के लिए तैयार हो गए, जाके धावा बोल दिया, फ्रांस में युद्ध होने लगा। अभी देखिए
फ्रांस के पास सेना नहीं है, बजट भी नहीं है, नई नई सरकार बनी है, तो कहां से सब आएगा। तो यहां पे अभी फ्रांस की गवर्नमेंट ने घोषणा की कि भाई जितने लोग हैं, जितने स्वयंसेवी है वो आएंगे, सैनिक का काम करेंगे, आके युद्ध लड़ेंगे। तो हजारों स्वयंसेवी जो है सेना में भर्ती होने के लिए आ गए। ये जो स्वयंसेवी थे वो कौन थे, सीधी सी बात है, जो किसान थे, मजदूर थे, वही तो लोग थे ना। तो हजारों लोग आ गए। अब ये जितने स्वयंसेवी युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे ना, इनको इससे कोई मतलब नहीं था कि हमको कहां युद्ध लड़ना है, किससे युद्ध लड़ना है, इससे कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस यही लग रहा था कि जो ये युद्ध होने वाला है, ये युद्ध जो यूरोपीय राजा है, जो कुलीन है, जो सामंत है, उनके खिलाफ हमको जाके जंग करनी है। इसको जनता की जंग का नाम दिया गया। अभी देखिए बहुत से लोग जा रहे हैं, एकदम लंबी लंबी लाइन लगा कि युद्ध लड़ने के लिए, है कि नहीं। तो यहां पे जो मार्सिले, ये जो एक मार्सिले एक शहर है, देखिए यहां से जो मार्सिले से यहाँ पे एक शहर, आप इस मैप में देखिए, ये मार्सिले शहर है। अभी यहां से बहुत से लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पेरिस में आ रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से सब लोग जा रहे हैं पेरिस में युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। अभी ये कवि थे, कवि, इनका नाम था एवोजेट दी लाइन। इन्होंने एक बहुत अच्छी गीत या क्रांतिकारी गीत लिखा था जिसका नाम था मार्सिले। अभी जितने भी स्वयंसेवी यहाँ मार्सिले से यहाँ पे जा रहे हैं, पेरिस में जा रहे हैं, ये सभी इस कवि का जो गाया हुआ गीत था, लिखा हुआ गीत था, क्रांतिकारी गीत था, उस गीत को गुनगुनाते हुए, गाते गाते सभी लोग जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए पेरिस में, ठीक है ना। तो जो मार्सिले गीत था ना, अभी शहर का नाम है मार्सिलेस, तो मार्सिलेस के लोग जाते हुए गा रहे हैं, है कि नहीं। तो अभी इस गीत का नाम मार्सिलेस से बदल के मार्सिलेस गीत हो गया, है कि नहीं। जो मार्सिले गीत था उसका नाम क्या हो गया, मार्सिलेस। और यही आगे चल के फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन गया। तो अभी भी जो फ्रांस का राष्ट्रगान है वो मार्सिलेस है। अभी देखो एक तरफ युद्ध चल रहा है, युद्ध चलने के कारण क्या हो रहा है भाई, जनता को क्षति पहुंच रही है। सारे जो मर्द है वो तो युद्ध लड़ने के लिए गए हैं, सारे घर की जिम्मेदारी जो है महिलाओं पर आई। महिलाएं जैसे तैसे करके अपना घर चला रही है, ब्रेड ला रही है, बच्चों को खिला रही है, खुद भी अपना जीवन पाल रही है, खेती कर रही है। और यहाँ तक कि तो कुछ महिलाएं तो वेश्यावृत्ति करने के लिए भी मजबूर हो गई थी। कुछ महिलाएं भाजी साग वाग बेचती थी और कुछ महिलाएं जो है वेश्यावृत्ति के लिए भी मजबूर हो गई थी। इस प्रकार कंडीशन जो है फ्रांस में अभी हो गई है। अभी क्या हुआ कि भाई युद्ध तो एक तरफ चल ही रहा है, अभी तक युद्ध चल ही रहा है, दूसरी तरफ जो तीसरा वर्ग था, जो तीसरा एसेट्स था ना, उसके जो अमीर लोग थे उनको जो है राजनीतिक अधिकार मिले हुए थे। लेकिन जो तीसरे वर्ग के गरीब लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, उसको कोई अधिकार, मतलब राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार नहीं मिला था। जो नया संविधान बना था 1791 में, उस संविधान में प्रावधान क्या था कि जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स दे सकता है वही जाके जो है वोट दे सकता है। तो सीधे सीधे जो लोग अमीर है वही जाके टैक्स देंगे और वही जाके वोट देंगे। तो यहां पे जो है गरीबों के लिए कोई राजनीतिक अधिकार जो है नहीं थे। तो यहां पे अभी लोगों को क्या लगा, अधिकांश जनता को क्या लगा कि भाई जो क्रांति हुई है ना, इस क्रांति को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा के जो जिनको अधिकार, राजनीतिक अधिकार नहीं मिले उनको भी राजनीतिक अधिकार लेते हैं। यहां पे सिर्फ बात हो रही है पुरुषों की, महिलाओं को तो अभी तक कुछ भी नहीं मिला। महिलाओं के लिए ठीक है, अभी थोड़ा सुधार हो गए थे, बाकी राजनीतिक अधिकार तो महिलाओं को मिले ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी क्या करने लगे कि लोग जो है अलग अलग राजनीतिक क्लब बनाने लगे, मतलब क्लब जहां पे लोग जो है एकदम बैठ के जो चर्चा कर सके। जैसे हमारे गांव में टपरी होती है, चाय की टपरी, वहां पे लोग अक्सर बैठ के जो बातें करते हैं, बट उस टाइम जो बड़े बड़े क्लब जो है बनने लगे। अभी उस क्लब में सरकार की नीतियां कैसी होगी इस पर चर्चा, ठीक है हम क्रांति करेंगे तो क्रांति के बाद हम सरकार जो आएगी उसमें उसकी नीतियां कैसी होगी, किस प्रकार से कार्य करना है, कार्य योजना क्या होगी, उन सब बातों पर जो है यहाँ पे बहस होने लगी। और सबसे बड़ी बात क्या था, इस बार तो जो है महिलाओं भी इन क्लब में शामिल थी कि महिलाएं भी जाके बात कर रही है, अपने विचार कर रही है, सब कुछ जो है हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही फेमस क्लब हुआ, जैकोबिन क्लब। जो राजनीतिक क्लब था जैकोबिन क्लब सबसे फेमस क्लब हो गया। अभी जो दुकानदार थे, कारीगर थे, सभी जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। जितने गरीब लोग थे सबके सभी जैकोबिन क्लब के क्या थे, सदस्य थे। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमिलियन वोबेस्पियर, ये क्या था, यहाँ का लीडर था जैकोबिन क्लब का। अभी जो जैकोबिन क्लब वाले लोग थे वो अपने आप को कुछ अलग दिखाना चाहते थे कि भाई हम दूसरे लोगों से अलग है, हम जो है फ्रांस की अगुवाई करेंगे, यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि भाई लंबी पतलून पहन, देखिए लंबी पतलून पहनी है यहाँ पे, है कि नहीं। महिलाओं ने भी घुटने से नीचे कपड़े पहने हैं। आमतौर पर फ्रांस में एक ऐसा रिवाज था कि सबको जो है घुटने से ऊपर के कपड़े पहनने, मतलब कि घुटना दिखाना पड़ता था। वहां पर फ्रांस में ऐसे कपड़ों का था, बट यहाँ पे जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि नहीं भाई हम तो फुल पैंट पहनेंगे, महिलाएं भी घुटने से नीचे तक जो है कपड़े पहनेगी, इस प्रकार का एक रिवाज बना दिया। और जो घुटने से ऊपर कपड़े पहनते थे वो कुलीन वर्ग होता था, मतलब कि सामंत, पैसों वाले लोग होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबी पतलून जो पहनते थे वो आदमी पहनते थे, महिलाएं भी घुटने से नीचे कपड़े पहनती थी और लाल टोपी लगाते थे। लाल टोपी जो थी वो स्वतंत्रता का प्रतीक हो गई कि लाल टोपी मतलब जैकोबिन क्लब का, लंबी पतलून मतलब जैकोबिन क्लब का। तो देखिए यहाँ पे जो लाल टोपी वो सिर्फ
जो है आदमी ही लगा सकता है, महिलाएं जो है लाल टोपी नहीं लगा सकती थी। आदमी को लाल टोपी लगाने का हक था, महिलाओं को नहीं। तो देखिए ये जो जैकोबिन क्लब वाले जो लोग थे ना, ये लंबी पतलून पहनने के कारण इनका नाम पड़ गया जैकोबिनो। क्या? लंबी पतलून पहनते थे तो इनका नाम क्या हो गया? जैकोबिनो। लोग इनको जैकोबिनो करके लोग इनको पुकारने लगे। जैकोबिनो का मतलब होता है 100 कुलोथ। क्या? 100 कुलोथ। तो 100 कुलोथ मतलब क्या? फ्रांस का वर्ड है 100 कुलोथ। इसका मतलब क्या होता है? बिना घुटने वाले। जो लोग बिना घुटने वाले कपड़े पहनते हैं उसका मतलब क्या हो गया? जैकोबिनो। यहां पे देखिए ये जो है ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये जो है यहाँ का जैकोबिन क्लब का क्या था? लीडर था। आगे चल के सरकार पूरी इसी के हाथ में आ गई। आगे देखते हैं ना। और ये देखिए यहाँ पे जो राजनीतिक क्लब चल रहे, यहाँ पे सब लोग जो चर्चा कर रहे, बातचीत, अपने बहस वगैरह सब कुछ चल रही है बड़े अच्छे से। अभी देखिए 10 अगस्त 1772 को क्या हुआ कि जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जिनको जैकोबिनो कहते थे, अचानक से फ्रांस में खाद्य पदार्थों की, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ने के कारण भाई वस्तुओं का अभाव भी था, महंगाई भी बढ़ गई, लोग जो है जमाखोरी करके रख रहे हैं। तो बहुत गुस्से में आए। उन सभी ने प्लानिंग बनाई कि हम जाके जो है राजा के घर पे धावा बोल देंगे। तो सभी लोग टुवेलिये महल, जो पेरिस में महल था टुवेलिये महल, जहाँ पे राजा रहता था, उसके घर पे गए, जाके धावा बोल दिया महल पे। सारे रक्षकों जो है मार डाला, राजा को बंदी बनाया गया। और राजा पे इल्जाम भी था कि भाई ये जो है बाकी देशों के साथ मिलकर जो है अपने ही खिलाफ प्लानिंग बना रहा है, सबको सेटिंगबाजी करके अपने ही देश के खिलाफ सबको भड़का रहा है, युद्ध वगैरह यही सब राजा करा रहा है। तो इस पर कुछ इल्जाम भी लगाए गए, जो इल्जाम जो है असेंबली में साबित हो गए और पूरे परिवार को, राजा के पूरे परिवार को जेल में ठूस दिया। और इस प्रकार से वापस से जो है फ्रांस में नए चुनाव कराए गए। और इस बार सबको, जितने लोग 21 प्लस के थे, सबको अधिकार, मतदान करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार मिल गया। बस महिलाओं को छोड़ के, महिलाओं को अभी तक राजनीति का अधिकार, मतलब मतदान करने का अधिकार नहीं मिला। तो भी नई नई असेंबली बनी। देखिए यहाँ पे जो फ्रांस का करीबन 34 बार नया संविधान बना यहाँ पे वापस फ्रांस का, ठीक है ना। तो नई असेंबली बनी है कि नहीं। जो नई असेंबली बनी उसका आपका नाम क्या था? कन्वेंशन। जो नेशनल असेंबली नहीं बनी, उस नेशनल असेंबली को क्या कहा गया? कन्वेंशन नाम दिया गया। अभी इस कन्वेंशन का हेड बन गया रोबेस्पियर, क्योंकि भी जैकोबिनो क्लब का लीडर कौन था? रोबेस्पियर था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो सीधी सी बात है, अभी ये कन्वेंशन का बन गया हेड, लीडर बन गया। सारी फ्रांस की सत्ता अभी किसके हाथ में आ गई? रोबेस्पियर के हाथ में आ गई। अभी देखिए 21 सितंबर 1792 के दिन क्या हुआ कि भाई लास्ट में जाके राजतंत्र का अंत हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, राजतंत्र खत्म हो गया और फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792 के दिन फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद 21 जनवरी 1793 के दिन लुई 16 को देशद्रोह पर, उस पर भी इल्जाम लगा था कि भाई दूसरे देशों के साथ मिलकर युद्ध वगैरह कर रहा है। तो लुई 16 को जो है देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा दे दी गई। और कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी मैरी एंतोइनेट को भी मौत की सजा दे दी गई। मैरी एंतोइनेट का भाई, जो कि ऑस्ट्रिया देश का शासक था, सोचिए वो भी नहीं उसको बचा सका, अपनी बहन को भी नहीं बचा सका वो शासक। तो भी अंत में जाके मैरी एंतोइनेट को सजा दे दी गई। कैसे सजा दी? देखिए ये जो है ना, ये देख रहे हो ना आप, ये है गिलेटिन। ये क्या है? ये गिलेटिन है। पहले लोगों को फांसी की सजा देते थे। फांसी की सजा जो बहुत ही दर्दनाक सजा होती थी, आंखें वगैरह सब बाहर आ जाती थी। तो लोगों को लगता है इतनी सजा ऐसी क्यों सजा देनी। तो फिर डॉक्टर गिलेटिन, एक आदमी थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने गिलेटिन इस मशीन का आविष्कार किया, जिसके तहत यहाँ पे आदमी को लिटाया जाएगा। यहाँ पे जो आदमी को लिटाया जाएगा, यहाँ पे इसका सर है, ऊपर से धारदार चक्कू आएगी, अचानक से गिरेगी, सीधा सर धड़ से अलग। तो फ्रांस में जितने भी सजा होती थी वो गिलेटिन से ही होती थी। फांसी की सजा बहुत ही दर्दनाक होती थी। तो जो देशद्रोह के आरोप में राजा लुई 16 को भी गिलेटिन से लटका के जो है मार दिया गया था। मैरी एंतोइनेट को भी गिलेटिन पे ही जो है मार दिया गया था। अब देखिए फ्रांस में नया नया जो है ना गणतंत्र बना है फ्रांस। अभी यहाँ का राजा जो नया शासक है, लीडर है, कौन है? रोबेस्पियर है। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो है यहाँ का नया नया लीडर बना है। ठीक है, अभी सारी सत्ता भी इसके हाथ में है कि नहीं। तो देखिए 1793 से लेकर 94 तक करीबन एक साल को आतंक का युग कहते हैं। क्यों आतंक का युग कहते हैं? क्योंकि ये जो आदमी है ना रोबेस्पियर, इसने अपने आप को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दिया, कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया। इसने इतने सख्त कानून बनाए कि लोग त्राही त्राही करने लगे। एक साल में इसने करीबन 16,000 लोगों के सर धड़ से अलग करवा दिए, कटवा दिए, मौत की सजा दे दी इस एक व्यक्ति ने, इस एक आदमी ने। तो जो रोबेस्पियर था, इसने बहुत ही सख्त नीतियां बनाई और इसकी कार्यशैली से जो भी असहमत होता था कि भाई इसके विचारों से जो भी असहमत है उसको मौत की सजा दे दो, इसने बात कही, रोबेस्पियर ने बात कही, जिसने नहीं मानी सजा दे दो, मौत की सजा दे दो।
तो जो इसकी कार्यशैली से असहमत होता था उसको दोषी करार दिया जाता था। नेशनल असेंबली जो न्यायालय थे वहां के, उस न्यायालय के द्वारा उसको दोषी, उस व्यक्ति को दोषी करार दिया जाता था। फिर उसका सिर जो है कलम कर दिया, मतलब काट दिया जाता था, सिर सजा, सीधी सजाए मौत। 1 साल में 16,000 लोगों की सजा मारे गए थे। 16,000 सिर्फ आंकड़ा है, जहाँ की शहरों का वगैरह वगैरह वहाँ का। सोचिए गांवों में, देहात में कितने लोगों को मारा गया होगा, कुछ गिनती है इसकी? बिल्कुल नहीं है। तो इस एक आदमी ने बहुत लाखों में लोगों को जो है उस 1 साल में मरा दिया गया था। एक दिन के 300-400 लोग कटते जाते थे हमेशा। अभी देखिए इसने क्या क्या प्रतिबंध लगाया था फ्रांस की जनता पे कि भाई देखिए जो मजदूरी और कीमत थी ना, भाई जो मजदूरी की जो कीमत थी वो क्या होगी, अधिकतम सीमा फिक्स थी कि भाई आप इससे ज़्यादा मजदूरी के लिए फीस नहीं ले सकते। मान लीजिए 100 रुपये फिक्स कर दिया कि आप 100 रुपये से ज़्यादा मजदूरी का कीमत नहीं ले सकते, मतलब अधिकतम सीमा तय कर दी गई। जो गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग भी थी, मतलब जो गोश्त था, मांस था, पाव रोटी जो मिलती थी उसकी राशनिंग की गई कि भाई अभी ये सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलेगा, जिसको पास है उसी को ही मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद किसानों को मजबूर किया गया कि ये अपने अनाज को शहर में भेजे। क्यों शहर में भेजे? क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है तो सेना को खाने के लिए चाहिए। तो किसानों को मजबूर किया गया कि आप अपना अनाज शहर में जाके बेचो, और कीमत तय थी पहले से ही कि भाई आपको इसी कीमत पे बेचना है। क्यों? क्योंकि खाना कहाँ पे भेजना है? सारा सेना को भेजना है, सेना खाएगी तभी तो लड़ेगी। तो किसानों पे भी अनाज बेचने के लिए, कम कीमत पे अनाज बेचने के लिए किसानों को भी बाध्य किया गया। अभी इसके बाद जो महंगे सफ़ेद आटे पर रोक लगा दी। सफ़ेद आटा मतलब मैदा, जो मैदा होता है, मैदे से पाव रोटी वगैरह बनती है, उस पर भी रोक लगेगी। अभी ये लोग नहीं खाएंगे क्योंकि ये महंगा है कि नहीं? तो अब ये लोग नहीं खाएंगे। अभी लोगों को साबुत गेहूं और जो बराबरी का प्रतीक जो है, साबुत गेहूं जो बराबरी का प्रतीक होता है, समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया कि आप लोग अभी गेहूं से रोटी बना के खाओगे, पाव रोटी खाने की किसी को आवश्यकता नहीं है, कुछ खास लोगों को छोड़ के, ठीक है। अभी यह इतना तो ठीक था। भाई साहब ने क्या किया? भाई साहब ने ये किया कि बोलने पे भी प्रतिबंध लगा दिए कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। जैसे कि फ्रांस में पहले क्या बोलते थे, किसी व्यक्ति को संबोधित करते थे तो मनुष्य बोलते थे। क्या कहते हैं? मनुष्य मतलब महाशय कहते थे। किसी के मैडम को करते थे तो मदाम कहते थे, मदाम मतलब महोदया कहते थे। किसी आदमी को बुलाना है तो मानवशुभ, ठीक है ना, मतलब महाशय। किसी महिला को बुलाना है तो मदाम। इसने क्या कहा? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे? सीतोयन बोलेंगे। मतलब किसी आदमी को बुलाना तो सीतोयन, मतलब सीतोयन करके बुलाइए, मधुष्यन नहीं बुलाएंगे। इसके बाद किसी महिला को बुलाना है तो सीतोइन करके बुलाइए, सीतोइन मतलब कि नागरिका। तो किसको क्या बुलाना है इसने भी वो सारे चेंज कर दिए कि भाई आपको ये नहीं बोलना, ये शब्द नहीं बोलना, ये शब्द बोलना है, क्योंकि इस शब्द से जो है अलग भावना आती है, कुलीनों वाली फीलिंग्स आती है। इस प्रकार से इसने बहुत से प्रतिबंध लगाए थे। इसने अब क्या किया कि जितने शब्द थे ना, सब शब्दों को बंद कर दिया। क्या आवश्यकता है शब्द की? नहीं करनी पूजा पाठ, सबको शब्द को बंद कर दिया। और शब्द की जगह इसने क्या खोल दिया? ऑफिस खोल दिया। भाई साहब, जो जनता इस पे ट्रस्ट करती थी, विश्वास करती, जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जो इस जैकोबिन क्लब के सदस्य ने इसको अपना शासक बनाया था, इसको अपने सर पे बिठाया था, यही जाके उनके लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ। सारी जनता त्राही त्राही करने लगी, एकदम से हिल गई सारी जनता। अंत में क्या हुआ? सभी जनता ने इसको जाके जेल में ठूसा। और 1794 में इसी के कानून, जो इसी ने जो न्यायालय बनाया था, इसी ने जो कानून बनाए थे, उसी कानून के तहत 1794 में इसको न्यायालय ने इसको दोषी पाया गया ज्यादा जनता का कत्ल करने के लिए। और इसको भी उसी तरह गिलेटिन पर लटका कर मार डाला, सर कलम कर दिया। तो जैसा इसने किया वैसा का वैसा अंत में इसको वापस से तुरंत ही मिल गया था। अब देखिए जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था वो भी गया। अभी फ्रांस में वापस से नया संविधान बना। 1795 में एक नया संविधान बना, ठीक है ना। अभी उस संविधान जो ये सत्ता थी ना, अभी सत्ता थर्ड असेट से हट के किसके पास आ गई? मध्यम वर्ग के पास जो है सत्ता आ गई थी। जो बीच वाले लोग थे, मध्यम वर्ग थे, उनके पास सत्ता आ गई थी, जिनके पास पैसे वगैरह थे, सारी सत्ता मध्यम वर्ग के पास आई। इन्होंने मिलकर नया संविधान बनाया, है कि नहीं। और नए संविधान में क्या प्रावधान रखा कि भाई जो संपत्तिहीन लोग हैं उनको मताधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब कि जिसके पास पैसा नहीं, जो टैक्स नहीं दे सकता, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। इसमें देखिए जो संविधान था इसमें क्या प्रावधान था, तो जो देखिए ये क्या करते थे कि 2 चुनी हुई विधान परिषदों का इसमें प्रावधान था। मतलब कि इस बार एक विधान परिषद नहीं होगी, इस बार होगी 2 विधान परिषद। 2 विधान, एक यहाँ पे विधान परिषद, एक विधान परिषद, यहाँ पे 2 विधान परिषद होगी। और दोनों विधानसभा में होगी एक एक कार्यपालिका। क्या होगी? कार्यपालिका एक एक होगी, कार्यपालिका। इसमें भी एक कार्यपालिका, इसमें भी एक कार्यपालिका। और हर कार्यपालिका में होंगे 5-5 सदस्य। कितने होंगे? 5-5 सदस्य।
जिन्स को डिरेक्टरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ये जो 5 सदस्य है, जो कार्यपालिका है 5 सदस्य वाली, इनको क्या कहा जाएगा? डिरेक्टरी कहा जाएगा। इसको भी डिरेक्टरी कहा जाएगा। तो अभी दो सरकार, मतलब कि एक तरह देखिए यहाँ पे कार्यपालिका है, एक में 2 कार्यपालिका बन गई, ठीक है ना। अभी अगर ये कोई फैसला करती तो इसका मन मुटाव हो जाता, ये कोई फैसला करती तो ये उठ जाता। अभी दोनों के बीच में आपस में जो है झगड़े होने लगे कि हम कहे वो सही है, ये कहे नहीं हम कहेंगे वो सही है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में ही झगड़े होने लग गए। तो झगड़े होने लग गए तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लग गई। अभी इसका फायदा देखिए, युद्ध अभी तक चल रहा है, युद्ध अभी तक बंद नहीं हुआ और इसका फायदा उठाया सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने। बोनापार्ट ने देखा कि भाई सत्ता में तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, कोई लड़ रहा झगड़ रहा है कि नहीं। और जो नेपोलियन बोनापार्ट था, ये जहां जहां लड़ रहा था उस सभी जगह युद्ध जो है जीत गए थे। जहां जहां ये लड़ रहा था सभी जगह युद्ध इसने जीत लिया था, बहुत ज्यादा उभर के आया था। और इस नेपोलियन बोनापार्ट पे जितनी भी सरकार आई उन सबका बहुत ज्यादा विश्वास था, यहां तक कि लोगों का भी इस पे विश्वास था कि ये जो कर रहा है एकदम सही है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को एक मौका मिल गया कि भी सत्ता इस समय बंद है, ऐसा करते कुछ हम ही करते, जाके अधिकार जमाते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जाके तख्ता पलट कर दिया, सारी सरकार को नीचे गिरा दिया, अपना खुद का अधिकार कर लिया। जब इसने ये किया तब उसकी महज 30 साल की उम्र थी। 30 साल की उम्र में सारी सेनाओं की मदद से तख्ता पलट किया और इस बार 3 कंसोलेंट्स वाली एक नया संविधान बनाया, जिसमें 3 कंसोलेंट्स होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों मिलकर जो है फैसला करेंगे। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट कंसोलेंट ये खुद ही होगा कि मैं ही सबसे पहला फर्स्ट कंसोलेंट हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पे आप देखिए ये है नेपोलियन, ये सेकंड, ये थर्ड कंसोलेंट। ये पहला कंसोलेंट नेपोलियन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो 3 कंसोलेंट मिलकर फैसला करेंगे, कानून वगैरह सब जो है मिल बांट के बनाएंगे। लेकिन भाई साहब को ये मंजूर नहीं था कि जो करूंगा मैं अकेला ही करूंगा। लास्ट में जाके 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया कि अब से मैं ही फ्रांस का क्या हूं? राजा हूं, किंग हूं। फ्रांस की क्रांति कहां से शुरू हुई? भाई राजा को मिटाने से शुरू हुई, वापस से कहां पे आके गई? राजा पे ही आ गई। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट तो बन गया, अभी इसको क्या चाहिए कि भाई अपना फ्रांस छोटा कैसे है, बड़ा बनाना है ना, अपने फ्रांस की सीमाओं को बड़ी बड़ी करनी है, बड़ा बनाना है। तो गया और जाके लड़ने लगा युद्ध। चारों तरफ युद्ध चल रहा है, लोग भी इसके पीछे चल रहे हैं, युद्ध हो रहे, युद्ध जो है लड़े जा रहे हैं। तो देखिए इसने जो है यहाँ का इलाका जीत लिया, यहाँ का इलाका जीत लिया, फिर इसको भी जीत लिया, इसको भी जीत लिया, इसको भी जीत लिया। तो इस प्रकार फ्रांस ने जो है बहुत सारा इलाका जो है जीत लिया। बहुत से देशों ने तो अपने खुशी खुशी दे दिया, ले लो भाई, हमको युद्ध नहीं करना, तुम ले लो इलाका। बहुत से देशों ने दे दिया और किसी से जबरदस्ती लिया। तो ऐसे ऐसे करके फ्रांस की सीमा जो है विस्तार होता गया, बढ़ती गई फ्रांस की सीमा। अभी देखिए हर एक व्यक्ति के बुरे दिन तो आते ही हैं। जब वाटरलू की लड़ाई थी, मतलब कि जब वाटरलू की लड़ाई चालू थी कि एक तरफ फ्रांस है, बाकी एक तरफ जो है जितने जो यूरोपियन देश है, बाकी जैसे कि फ्रांस को छोड़ के इटली है, जर्मनी है, जितने फ्रांस के अलावा बाकी जितने जो यूरोप के देश है, इंग्लैंड है, सभी लोग फ्रांस से जो है आके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि भाई हम युद्ध चल रहा है। और उसी युद्ध में जो है नेपोलियन बोनापार्ट की होगी हार। ये जो वाटरलू का युद्ध था इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और इसके बाद 1815 में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हेलेना द्वीप पे जाके रहने लगा, वहीं से अपना शासन वगैरह चलाता था। फिर 1821 में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो है मृत्यु हो गई 52 साल की उम्र में, 52 साल की एज में इसकी मृत्यु हो गई। बहुत से लोग इसको ऐसा कहते हैं कि पेट के कैंसर था इसलिए इसकी मृत्यु हुई। बहुत से लोग 2001 में एक रिसर्च हुई थी उसके तहत कहते हैं कि भाई इसको तो आर्सेनिक एक जहर दिया गया था, उसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो बहुत सी ऐसी थ्योरी है कि कैसे मृत्यु हुई, कुछ खास पता है नहीं, सबकी अलग अलग लॉजिक है। अभी तो फ्रांस की क्रांति खत्म नहीं हुई है, 3 वीडियो और बाकी जहाँ पे हम समझेंगे कि क्या महिलाओं को उनके अधिकार मिले, क्या दास प्रथा खत्म हुई, वहाँ के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी जब क्रांति चल रही थी, क्रांति के क्या क्या परिणाम थे, आगे हम सब देखने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।